Studyplexity IAS. Hello all of you and a very happy new year to the students who are watching me. मेरा नाम साकेत सौरभ है और आप मुझे स्टडी प्लेक्सिटी IAS चैनल पे देख रहे हैं। आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और इस सफ़र में हम एक विषय से जुड़े रहेंगे और वो विषय है इकोनॉमिक्स। इससे पहले कि हम विषय की गहराइयों में जाएं, वी गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ द सब्जेक्ट, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट। ये ज़रूरी है कि हम इस विषय से जान पहचान बढ़ाएं और किसी भी मिथ, किसी भी भ्रांति, किसी भी प्री कंसीव्ड आइडिया से बचें। ये सब्जेक्ट आसान है, डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, छोड़ने लायक है, बोरिंग है। इन सब भ्रांतियों को छोड़कर एक क्लीन स्लेट से शुरुआत करते हैं, जहां हम एक विषय को समझने के लिए पहले उससे थोड़ी सी दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, आप किसी भी प्री कंसीव्ड थॉट से ग्रसित ना होंगे। आप अगर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी आपने की है तो आप जो आपने पढ़ा है उसे भी आज के क्लास के लिए थोड़ा सा बैक सीट पे रखेंगे। आज की क्लास मैं चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट से जान पहचान बढ़ाएं, सब्जेक्ट से थोड़ी सी दोस्ती करने की कोशिश करें। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब बात है कि जैसे मैं अगर शुरुआत करूं तो मैं अपनी बात करूं अगर, और मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे डिमांड्स क्या है, मेरी डिज़ायर्स क्या है, मेरे नीड्स, मेरे वांट्स क्या है, मैं क्या क्या चाहता हूं ज़िंदगी में। तो पहले बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं भाई मुझे खाना मिले, हर कोई चाहता है, फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी। मुझे कपड़े भी चाहिए, अगेन अ बेसिक नेसेसिटी। और मुझे सर के ऊपर छत भी चाहिए, शेल्टर। दीज आर द थ्री बेसिक नेसेसिटीज विच वी नीड इन लाइफ एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। अब फूड में मुझे थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, थोड़े प्रोटीन्स भी चाहिए, थोड़े फैट्स भी चाहिए, थोड़े वाइटामिन्स भी चाहिए, थोड़े फाइबर्स भी चाहिए, एंड दिस लिस्ट कैन गो ऑन। मेरा काम 2 जोड़े कपड़े में भी निकल सकता है, इससे बढ़ के मैं 5 जोड़ा तक ले जा सकता हूँ, इससे बढ़ के मैं 200 जोड़े तक भी जा सकता हूँ, और दिस लिस्ट अगेन कैन गो ऑन। उसी तरीके से शेल्टर में मेरे लिए 1 BHK में भी काम हो सकता है, और इससे बढ़ के मैं 5 BHK तक चला जाऊं, और इससे बढ़ के मैं एक विला तक चला जाऊं, एंड अगेन द लिस्ट कैन गो ऑन। माइंड यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल इंडिविजुअल। इस पूरे विश्व में लगभग 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन, 8 बिलियन। और हमारी नीड्स या हमारे डिज़ायर्स, हमारे डिज़ायर्स या हमारे डिमांड्स, अगर आप इस पूरे बोर्ड से समझ पा रहे हो, तो हमारे डिमांड्स अनलिमिटेड। आवर नीड्स एंड आवर वांट्स, आवर डिज़ायर्स एंड आवर डिमांड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स आर अनलिमिटेड। और क्या हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं? क्या दुनिया में अनलिमिटेड फूड है? क्या दुनिया में अनलिमिटेड क्लोथिंग है? क्या दुनिया में अनलिमिटेड शेल्टर है? और इसके साथ साथ हमारे और जो डिमांड्स हैं, मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे अच्छे हेल्थ केयर चाहिए, मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, मुझे कुकिंग फ्यूल चाहिए। तो आप देखेंगे कि दिस इज स्पाइरलिंग आउट, ये बढ़ता ही जा रहा है। आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके डिमांड्स, डिजायर्स, नीड्स या वांट अनलिमिटेड है। तो जब आपके नीड्स और डिमांड्स अनलिमिटेड हैं, तो इसे पूरा करने के लिए रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होना चाहिए। लेकिन अगर अपने आप से आप सवाल पूछें कि क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो आपको सीधा जवाब मिलेगा कि नहीं, रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। द नंबर रिसोर्सेज दैट वी हैव आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। So on one hand you have unlimited needs and wants,
and the other hand you have limited resources. क्या होगा फिर? जब आपके नीड्स और वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसका मतलब यहीं से एक नई चीज निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं स्कारसिटी। कमी होगी या लिमिटेड चीजें होंगी और उस पर दबाव पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे भारत में जो द लैंड दैट वी हैव ऑफ दिस कंट्री is only 2.4% of the land available. भारत की जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। The land that we have is only 2.4% of the total land available. और जो पॉपुलेशन है हमारा, इट इज 17.75 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि लैंड इज स्कार्स, जमीन की कमी है। उसी तरीके से जो पानी है, पानी तो पहले ही कम है, दूसरा जो है वो डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है, पानी में कंटामिनेशन हो रहा है, तो जो यूज करने लायक पानी है, जो पीने लायक पानी है, वो भी घट रहा है, विच मीन्स वाटर इज ऑल्सो स्कार्स। इसी तरीके से अगर हम पिछले स्लाइड में देखें तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे लैंड, वाटर, और हमारे नीड्स और वांट्स जो हैं अनलिमिटेड है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आता है स्कार्सिटी। एंड टू एड्रेस दिस स्कार्सिटी यू नीड सम टेक्निक, सम वे आउट, सम आर्ट, सम क्राफ्ट, कुछ नुस्खा, कोई तरकीब जो आपके स्कार्सिटी को डिसिपेट करे, कम से कम स्कार्सिटी हो, कम से कम स्कार्सिटी हो। द वेज टू डिसिपेट दिस स्कार्सिटी, या कोई नुस्खा या तरकीब जो स्कार्सिटी को कम कर सकता है, उसी नुस्खे या उसी तरकीब को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज an art or science to some extent. Please note that I'm not saying economics as a science because we will understand why we don't classify economics as a science. वो समझेंगे हम बाद में, लेकिन अभी बात करने के लिए मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। ये एक तरीका है, ये एक नुस्खा है, ये एक तरकीब है जिसकी मदद से हम स्कार्सिटी को कम करते हैं और स्कार्सिटी को मैनेज करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, that help us maintain a balance between unlimited needs and wants and limited resources. Economics क्या है? ये social science का एक branch है which balances unlimited needs and wants with limited resources. ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम है थॉमस माल्थस। इनकी एक थियरी है पॉपुलेशन को लेके और उसे हम माल्थुशियन थियरी भी बोलते हैं। इनका कहना है कि द रेट एट विच, जिस दर पे पॉपुलेशन बढ़ता है, द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, रेट एट विच population increases is always greater than the rate at which resources increase. जिस दर पे पॉपुलेशन बढ़ेगा वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे? जिस दर पे रिसोर्सेज का विकास हो रहा है। इस वजह से फिर से वही बात आती है कि स्कैर्सिटी रहेगी, which directly implies that there will always be a scarcity. It directly implies that there will always be scarcity. स्कार्सिटी को मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसी क्राफ्ट का, उसी तरीके का जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। So what is economics? Economics is that art which is used to manage the scarcity or which is used to balance the unlimited needs and wants with limited resources.
और अगर एक दो लोगों का नाम हम पढ़ें, अभी हम फैमिलियर हो रहे हैं तो हम कुछ लोगों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। एक और सज्जन पुरुष हैं, उनका नाम है थॉमस कैरल। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज अ डिसमल साइंस। डिसमल साइंस क्यों है? डिसमल का मतलब कि आप एक ऐसा साइंस है जो आपको रियलिटीज से रूबरू कराता है, जो दिखाता है कि चीज़ें कम हैं। आप अगर एक इमेजिन करें कि देश में इतने लोग हैं जो कि भूखे सोते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, जो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं, और उस तरफ हमारी नज़र कौन खींच के लाता है? यही एक सब्जेक्ट है जो खींच के लाता है, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन लोगों का अपना-अपना टेक है इकोनॉमिक्स पे और स्कार्सिटी पे। स्कार्सिटी है, इसीलिए इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स शब्द और या इकोनॉमिक्स एज़ अ सब्जेक्ट का पूरा वजूद टिका है अगर स्कार्सिटी है तो। अगर अनलिमिटेड है फिर उस इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग्स आर कंडेम्न्ड टू फेस दिस स्कार्सिटी। हमें एक अभिशाप है कि हम हमेशा एक स्कार्सिटी में रहेंगे, क्योंकि जिस कदर हम हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारे वांट हैं, उस कदर उस रफ्तार में रिसोर्सेज नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आप अगर यहाँ आए, वही बात जो हम कर रहे थे, लैंड 72.4% ऑफ द टोटल लैंड अवेलेबल एंड 17.75 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बहुत स्ट्रेस है। सरकार क्या करती है? सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आती है। तो जब सरकार लैंड रिफॉर्म लेके आती है, सरकार लैंड के भूमि सुधार करती है, या सरकार लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट लेके आती है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार इकोनॉमिक्स कर रही है। सरकार एक तरीका निकाल रही है कि इस कम ज़मीन को हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें कि स्कार्सिटी कम से कम रहे, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी की जा सके। वाटर स्कैर्स, सरकार क्या करती है? सरकार नेशनल वाटर पॉलिसी लेके आती है। इस पॉलिसी के आने से सरकार ये सुनिश्चित करती है, द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट पीपल गेट adequate amount of water and clean water, national water policy। तो इकोनॉमिक्स तो सरकार कर रही है, और क्यों कर रही है? क्योंकि स्कार्सिटी है। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने रोज के जीवन में इकोनॉमिक्स जैसे आर्ट की, इकोनॉमिक्स जैसे तरकीब की, इस नुस्खे की आई मीन इस नुस्खे को प्रयोग करते हैं? डू वी यूज इकोनॉमिक्स इन डे टू डे लाइफ? यस वी डू। यू हैव 10 रुपीज और आई मीन 100 रुपीज इन योर पॉकेट। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम योर होम। आपको एक बस लेना है, एक बस की टिकट लेनी है, आपको कुछ चाय पीनी है, आपको कोई स्नैक खाना है, आपको आके फिर से 10 रुपए का एक पेन खरीदना है। तो आपके पास रिसोर्स इज लिमिटेड विच इज योर 100 रुपीज दैट यू हैव गॉट। और हर दिन के खर्चे आप अगर दिमाग लगाएं, आप सोचें एक बार कि हर दिन मेरा क्या क्या खर्चा है, तो आपको ध्यान आएगा कि खर्चे तो हजार हैं। सड़क रास्ते में आ रहे हैं, एक नई मूवी लगी है, वो भी देखने का मन है, वो भी आपके नीड्स या वांट्स हो सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। इस रिसोर्स को आप किस तरीके से सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, वही इकोनॉमिक्स है। क्या हमारे घर में हमारे माता पिता या जो घर मैनेज करते हैं, या हो सकता है आप घर मैनेज कर रहे हो, क्या वो डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। घर का महीने का अगर खर्चा 10,000 रुपये है, उसमें आपको रेंट भी देना है, बिजली का किराया देना है, पानी का किराया देना है, म्यूनसिपैलिटी टैक्स देना है, घर का राशन लाना है, और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपका फीस देना है, आपके स्टेशनरी का इंतज़ाम करना है, आपके भाई बहन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको फीस देनी है, कुछ सामान खरीदना है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी है, बाहर घूमने जाना है। अगर आप सोचे, द लिस्ट गोज़ ऑन। सो डू वी डू इकोनॉमिक्स एवरी डे? यस वी डू। यस वी डू। We do economics every day. We as an individuals do economics every day. Our households, हमारे जो घर हैं, वो भी इकोनॉमिक्स करते हैं हर दिन। हमारी सरकारें हर दिन इकोनॉमिक्स करती हैं, और ये पूरा विश्व हर दिन इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस कर रहा है। They're practicing this exercise day in, day out. Every breath, or with every breath that we have, we do economics.
अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो आप इकोनॉमिक्स के बेसिक एसेंस को समझ गए हैं। हमने क्या क्या बातें की, हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स थ्राइव्स बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी, क्योंकि स्कार्सिटी है इसीलिए सब्जेक्ट है। जिस दिन ये स्कार्सिटी ना हो इस सब्जेक्ट का कोई वजूद ही नहीं। अब क्या हम इकोनॉमिक्स करते हैं हर दिन? बिल्कुल करते हैं। क्या हमारे घर वाले इकोनॉमिक्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या सरकारें इकोनॉमिक्स करती हैं? बिल्कुल करती हैं। तो इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे हो? अब सवाल ये आता है कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़े कैसे। उसे पढ़ उसमें जाने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स वॉज नेवर मेंट टू बी अ वेरी नैरो सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक बहुत नया विषय है। इकोनॉमिक्स 200-250 साल पुराना है। तो इकोनॉमिक्स वॉज नेवर मेंट टू बी अ वेरी नैरो एंड अ वेरी टेक्निकल वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। नो, बिकॉज इकोनॉमिक्स तो हर चीज में है। सोसाइटीज में आपको, छोटे बाजार में, हाट में आपको इकोनॉमिक्स दिखेगा। तो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ एज ए सब्जेक्ट, इफ वी अंडरस्टैंड दिस, आई टेल यू दिस गिव्स यू ग्रेट एडवांटेज। आप समझ पाएंगे कि अलग अलग कालखंड में, अलग अलग टाइम पीरियड में इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या चीजें की जा रही। अगर हम एंशियंट पीरियड से शुरू करें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, in the ancient period economics was deeply embedded into ethics and morality. इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था कि आपके पास ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए, आपने किसी की चीज़ें चुराई नहीं होनी चाहिए, आपका जिस चीज़ पे अधिकार है बस वही आपका है। तो एंशियंट पीरियड में दिस वाज इंटायरली एम्बेडेड इनटू एथिक्स एंड मोरालिटी। और अगर इस वर्ड की एटिमोलॉजी में हम जाएं, वी गो इनटू द एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब कि इस ये शब्द हमारा कहाँ से आया, इस शब्द का भाव क्या है। विच वर्ड? द वर्ड इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इस वर्ड की एटिमोलॉजी में जाए तो ये वर्ड आया भी एंशियंट टाइम्स में। एक वर्ड यूज किया जाता था ग्रीस में, ये वर्ड था ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ओइको का मतलब होता था हाउस होल्ड या फर्म। हाउस होल्ड ही रहते हैं। नोमिया इज नॉर्म्स। नोमिया इज नॉर्म्स। हाउस होल्ड को मैनेज करने के जो नॉर्म्स हैं उसे ही ओइकोनोमिया कहते हैं। और ये वर्ड, दिस वर्ड गॉट assimilated into English and became economics by these 19th, 18th, 19th century. एंशियंट पीरियड में हाउस होल्ड को आप जैसे मैनेज करते हैं वही इकोनॉमिया है। आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, और घर को मैनेज करते समय आपको ख्याल रखना है कि आप कोई भी रेखा जो आपको अनएथिकल या इमोरल चीज़ों की तरफ ले जा रही है उस रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। द सब्जेक्ट वॉज डीपली इनग्रेन्ड इन टू एथिक्स एंड मोरालिटी। ये बात समझना और ज़रूरी है। एंशियंट के बाद मेडिएवल काल में, मेडिएवल काल में दिस वॉज अगेन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, जो लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखते हैं, अपना ईमान लाते हैं, उन्हें ये बात पता भी होगी कि क्रिश्चियनिटी में देर आर 7 सिंस, 7 पाप की बात की गई है। एंड वन ऑफ द सिन वॉज टू एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ वेल्थ। बहुत ज़्यादा धन या संपन्नता, अपने ज़रूरत से ज़्यादा रखना इज कॉन्डेम्ड। इसे हम कहते हैं कॉन्डेमनेशन ऑफ यूसरी। This was banned or this was strictly prohibited in Catholic Christianity। और मेडिवल पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस बात का। जो लोग एक छोटी सी ज़मीन है आपके पास, आप कुछ सब्जी, कुछ फल, आपके पास कुछ मीट, ये सारी चीज़ें हैं अच्छी चीज़ है। आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर आप सिर्फ अंबार लगा रहे हैं, जैसा कि आमतौर पे आप लोग करते हैं, ये एक पाप माना जाता है। तो इन मेडिवल पीरियड economics was deeply ingrained or deeply embedded with religion and deeply embedded into society.
अगर आप मेडिवल पीरियड की बात करें तो सोसाइटीज़ कैसी थी? सोसाइटीज़ वेयर ईदर यू हैड मोनार्क्स, राजा, मोनार्क एंड देयर सब्जेक्ट्स, राजा और प्रजा, और यू हैड फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत और इनके स्लेव्स। इनके पास कुछ धन संपन्नता होती थी, वो सब्जेक्ट्स को कुछ देते थे। सब्जेक्ट्स भी सोसाइटी में छोटा गांव, छोटा कस्बा, अपनी ज़मीन में कुछ उगाया, कुछ रखा, अगर सरप्लस हो गया तो बार्टर कर लिया। मेरे पास आई हैव कल्टिवेटेड 10 kgs ऑफ पोटैटोज एंड आई वांट 5 kgs टू बी गिवन टू समवन, और मुझे 5 किलो प्याज चाहिए, तो मैंने अपना 5 किलो आलू दिया, साथ वाले ने 5 किलो ज़्यादा प्याज उगाया था, उसने 5 किलो प्याज मुझे दे दिया। तो मिडिवल पीरियड में ऐसी ही चीज़ें चल रही थी। अगर थोड़ा भी कुछ सरप्लस हो रहा है, इफ यू हैव एनी बिट ऑफ सरप्लस, एनी सरप्लस दैट कुड बी ट्रेडेड, और ट्रेड कैसे होता था? आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम। ट्रेड कैसे होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की मदद से हम ट्रेड करते थे। और इसके साथ साथ तब मनी भी नहीं था, तो हमारे पास जो सोर्स था एक्सचेंज करने का, मान लेते हैं मेरे पास कुछ ज़्यादा है, मेरे पास, मैंने कपड़े कुछ बनाए, कोई कॉटन लिया, उसे हैंडलूम में लगाया, चरखे में चलाया, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा कमीज़ है, किसी को कमीज़ की ज़रूरत है, मुझे जूतों की ज़रूरत है, मैं उनके पास गया, उसने मुझे 1 जूता दिया, 1 पेयर ऑफ जूता दिया, और मैंने उनको 2 कमीज़ें दे दी। ये सारी चीज़ें चल रही थी मेडिएवल टाइम्स में। अब आप समझिए इस चीज़ को कि मैं बात कर रहा हूँ 14वीं-15वीं शताब्दी, और तब तक ये पूरा माहौल ऐसा ही था कि आपने ट्रेड किया, आप आपका राजा आपको पैसे देता है, आप खुद भी कुछ उगा लेते हैं, खुद चला लेते हैं। सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी पूरी, कि मैंने कुछ उगाया, मैंने कुछ खाया, और सब चीज़ मैं ही करता हूँ। मुझे एक घर बनाना है तो मैं ही कारपेंटर हूँ, मैं ही अ, मिस्त्री हूँ, मैं ही लेबर हूँ, मैं शाम में जाके खेती भी कर ले रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ और सबसिस्टेंस लेवल पे करता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ जो मेरे घर को चला पाए। ऐसी चीज़ें चल रही थी। अब धीरे-धीरे बात आई एक्सपेडिशन, जब यूरोपी एक्सपेडिशन वाले लोग अलग-अलग देशों में जाने लगे और एक्सपेडिशन शुरू हुआ, तब एक चीज़ का विकास हुआ जिसे हम हिंदी में वानिकवाद या अंग्रेजी में मर्केंटिलिज्म कहते हैं। इसे हम मर्केंटिलिज्म कहते हैं। क्या है मर्केंटिलिज्म? It is an economic system that spanned from 16th to 18th century and was based on the idea that nation's power is best served by increasing the exports and decreasing the imports. ये बात है कि हम दूसरे देशों से कुछ नहीं लेंगे, और ये तब की बात है जब नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग-अलग नेशन स्टेट्स बन रहे हैं। तो हम किस चीज़ का विकास हुआ? पहला पहला स्टेज एंशिएंट टाइम, ओइकोनोमिया। दूसरा स्टेज मेडिवल स्टेज, बार्टर, किंग एंड स्लेव, फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्फ्स और स्लेव्स। और तीसरे स्टेज में मर्केंटिलिज्म, वानिकवाद। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक देश दूसरे देश पे जा रहे हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मेरा देश में और मेरे स्टेट में बनाया हुआ चीज़ उनके देश में जाए, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े, और दिस वाज इंटायरली बेस्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं किस चीज़ को? प्रीशियस स्टोन्स को, और जिस देश के पास जितने ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर है, वो देश उतना शक्तिशाली है। और ये पूरा 2 सेंचुरी यही चला। देशों को लगता था कि अगर मुझे वेल्दी बनना है, इफ कंट्री वांटेड टू बिकम वेल्दी, देयर वाज ओनली वन वे टू डू इट। व्हाट दे बिलीव्ड? They believed that there is only one way to get wealthy, and that is mercantilism. We have to go to other country, we have to export our products. हमें अपने गुड्स का, हम जो बना रहे हैं उनका निर्यात करना है, और हमें वापस पैसे लेके आने हैं, और पैसा भी किस तरीके से, वेल्थ भी कैसे एक्यूमुलेट करना है, हमें हार्ड मेटल्स में, हार्ड स्टोन्स में करने हैं, प्रीशियस मेटल्स में करने हैं, गोल्ड और सिल्वर। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि गोल्ड और सिल्वर ये कॉलोनी है। She is representing the mother country, and the colony is offering gold and silver. Why? Because the colonies used to be the market for these colonizers. ये जो बाहर से लोग आते थे, हमने देखा है हमारे देश में
ब्रिटिशर्स आए, डच आए, पोर्तुगीज़ आए और भी लोग आए। इस वो हमारे साथ ट्रेड करते थे, हमारे रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाके हमारे यहाँ बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे हमारे देश में। तो बदले में हम उन्हें क्या देते थे? हम गोल्ड और सिल्वर देते थे। ये सी रूट्स है जिधर से ये सारी चीज़ें हो रही थी। इस पूरे फेज़ को जो लगभग 2 शताब्दी चला, लगभग 200 साल चला, इसे हम मर्केंटिलिज्म कहते हैं। अभी तक इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति एज़ अ सब्जेक्ट नहीं हुई है। माइंड यू, टिल नाउ वी आर इन द 18th सेंचुरी। हम 18th सेंचुरी, हम एंशिएंट, मेडिवल और ये मर्केंटिलिज्म के बाद अब 18वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अभी तक ये सब्जेक्ट का डेफिनेशन, सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, इनकी कोई बात नहीं की गई है। अब जो हम कदम रखने वाले हैं, ये कदम आपके जीवन में या इस सब्जेक्ट के साथ आपका जो रिश्ता बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम पहली बार एक कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक विचारक, एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, उनका कहना था, उन्होंने एक किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और उस किताब में उनका कहना था कि ये जो नेशन, ये जो कॉलोनाइजर्स ये जो कर रहे हैं कि हम अपने देश का सामान दूसरे देशों में, खासकर अपने कॉलोनीज में डंप करते हैं और वहां से सोना और चांदी उठा के लाते हैं और हम वेल्दी हो जाते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स इज टू अलाउ योर मार्केट्स टू ग्रो। आप अपने बाजारों को बड़ा बनाएं और अपने बाजारों में इंटरवेंशन ना करें। और इस थियरी को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सबसे पहली विचारधारा है जो कि इस विश्व में आई, जिससे इकोनॉमिक्स धीरे 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 एक सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अ बॉडी ऑफ वर्क ऑन मार्केट थियरीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इमर्ज ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th और 19th सेंचुरी में इमर्ज करता है और आपको ये सिखलाता है कि किस तरीके से आप भी और दुनिया के सारे देश वेल्दी हो सकते हैं। इसे हम लिबरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और इसके जो जनक हैं, द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स फॉर दैट मैटर, इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ध्यान रखें कि हम इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहला नंबर दिया है, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमिक्स हो रहा था वो तो दैट वाज वेरी रूडिमेंट्री, दैट वाज वेरी एलिमेंट्री, दैट वाज वेरी हैपहैज़र्ड। अभी तक हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे थे। पहली बार हम धीरे धीरे सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एडम स्मिथ हैं, इन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, और पूरी दुनिया में पहली बार एक ऐसा थियरी आया लोगों के सामने कि लोगों को लगा कि अब हम समझ पाएंगे कि हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ, देशों का वेल्थ कैसे क्रिएट हो सकता है। एडम स्मिथ का कहना है वेल्थ ऑफ नेशंस में कि इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवोलेंस ऑफ द बुचर, द ब्रूअर और द ब्रेकर। आप किसी बुचर जो मीट काटता है, ब्रूअर जो शराब बनाता है, या बेकर जो ब्रेड, केक्स, ये सारी चीजें बनाता है, आप उसकी दया दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि वो आप पे दया कर रहा है इसलिए वो काम कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें। उसे पता है कि अगर मैं ये केक बनाऊंगा, ये ब्रेड बनाऊंगा, तो इसमें मेरी मेरी एक सेल्फिश इंटरेस्ट छुपी है। He says, it is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. उनका जो अपना इंटरेस्ट है, उसकी वजह से हम इनसे ये सामान ले पाते हैं। एडम स्मिथ का कहना है कि हमें लेस इज फेयर, मतलब लेट पीपल बी, जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दें, फ्री मार्केट करें, फ्री मार्केट लेके आए, लेस इज फेयर, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, और सबसे जो जरूरी चीज ये कहते हैं वो है कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड दैट रन्स द इकोनॉमी। और वो इनविजिबल हैंड क्या है? वो इनविजिबल हैंड यही है, वो इनविजिबल हैंड यही है, क्योंकि बेकर का अपना इंटरेस्ट है कि वो ब्रेड बनाता है, ब्रेड खरीदता है, हमारा अपना इंटरेस्ट है कि हमें ब्रेड चाहिए, इसलिए हम जाके, हम कोई बेकर पे कृपा नहीं करते कि भाई तुमने बनाया तो हम आ गए खरीदने। हम खरीदने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। हम शराब इसलिए पीने जाते हैं क्योंकि हमें पीना है। ब्रूअर इसलिए नहीं बनाता कि साहब आएंगे, वो बनाता है क्योंकि उसे पैसे बनाने हैं, उसे अपना इंटरेस्ट पूरा करना है।
तो एडम स्मिथ जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स को एक स्ट्रीमलाइंड तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सारे देश अपने देशों में फ्री मार्केट लेके आए, इंटरवेंशन कम करे, लेसेस फेयर लेके आए, एक इनविजिबल हैंड को चलने दे, लोगों को काम करने दे अपनी मर्जी के अनुसार, तो हर देश वेल्दी होगा। हमें किसी देश को कॉलोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जबरदस्ती अपना सामान एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें बहुत ज्यादा गोल्ड, बहुत ज्यादा सिल्वर एक्यूमुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। इत्तेफाक ये है कि उनकी जो थियरी थी, ही वॉज नॉट इंटेंशनली ट्राइंग टू डू इट। वो बहुत ज्यादा इंटेंशन के साथ ये नहीं कर रहे थे कि, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये किस दिशा में पूरी दुनिया को लेके जा रहे हैं। डेविड रिकार्डो का कहना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज। और इन पे आएंगे हम। पहले हम एडम स्मिथ ने सिखाया हमें फ्री मार्केट हो, फ्री मार्केट हो, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, लेसेस फेयर हो, एक इनविजिबल हैंड है। कौन सा? ये, दिस इज द इनविजिबल हैंड दैट विल रन द इकोनॉमी। अपना अपना इंटरेस्ट आप करिए, अपने बारे में सोचिए और इकोनॉमी बढ़िया चलेगी, आपका देश वेल्दी होगा। इसके साथ साथ हम इधर आते हैं, रिकार्डो पे आएंगे अभी तुरंत। जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक फिलोसोफर हुए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप इनको। इनका कहना है, एक थियरी दी इन्होंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी इज एन ऑर्डेन्ड राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज एन ऑर्डेन्ड राइट। ऑर्डेन्ड, ऑर्डेन्ड राइट का मतलब ऐसा ऐसा राइट जो कि आपको भगवान, आपको ऑलमाइटी, आपको ईश्वर, आपका आप जिस धर्म में विश्वास करते हैं वो आपके लिए लेके आता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज एन ऑर्डेन्ड राइट, और वो आपसे कोई नहीं खींच सकता। मैक्स वेबर क्या कहते हैं साथ साथ कि एक किताब लेके आते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एक नए विचारधारा की शुरुआत हो रही थी क्रिश्चियनिटी में, जिसे हम प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं। मैक्स वेबर एक किताब लेके आते हैं जिसमें वो लिखते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में। और जो 7 सिंस की बात हमने की थी उससे ये थोड़ा सा हटते हैं। ये कहते हैं आप पैसे कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एडम स्मिथ, जॉन लॉक और मैक्स वेबर, इन तीनों को क्लब कर दें तो आपको ये समझ में आएगा कि बस फ्री मार्केट की बात हो रही है, नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात हो रही है, आपके प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, आपके पैसे बनाने को सपोर्ट किया जा रहा है। और इन सब को अगर आप एक बक्से में रख दें तो इस बक्से से एक खुशबू आएगी, और उस खुशबू को हम कैपिटलिज्म कह सकते हैं। ऐसे विकास हुआ कैपिटलिज्म का। क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज फ्यूलिंग कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का ईंधन बनकर सामने आया। और आपने देखा कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी विटनेस्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड वेयर इन द यूनाइटेड किंगडम, राइट? एंड कोइंसिडेंटली all three of them belong to that very geography। उसी जगह से आते हैं। और आपने देखा कि 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जो विचारधारा थी वो इसी तरफ थी। अब दूसरे विचार पे चलते हैं। फ्री मार्केट है, मैं पैसे बना रहा हूँ, फैक्ट्रियां चला रहा हूँ, अपने मजे से रह रहा हूँ, प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी रख रहा हूँ, लेकिन उससे जो वर्कर क्लास है उसकी हालत खराब है। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग द वैल्यू फॉर लेबर। उनके लेबर की वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? आई एम पेइंग देम वेजेस। आई एम पेइंग देम वेजेस। दूसरा, जो सरप्लस बन रहा है, द सरप्लस वैल्यू, I am keeping that surplus value. I am the owner of a factory. Let us suppose this is the factory and I have 5 workers working here 8 hours a day. मैं उनको 200 रुपये देता हूँ एक दिन का, और इस फैक्ट्री से मैं एक दिन का 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो उसे हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। और सरप्लस वैल्यू में पूरा का पूरा पैसा मैं रखता हूँ, इसे मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, और इस प्रॉफिट में उनका कोई शेयर नहीं है। मैंने उनको 200 रुपये दिए, मैंने 20,000 रुपये कमाए, ठीक? मेरे पास बचा कितना? 19,800। ये मेरा प्रॉफिट है, विच इज़ माई सरप्लस वैल्यू, एंड आई एम काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम। मैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। ये भी एक विचार बाहर आने लगी, और इस विचार को हम मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट, इसीलिए क्लासिकल के बाद
जो दूसरी चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे वो है मार्क्स की विचारधारा या मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। इनका कहना है कि फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ लेबर इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। लेबर का बहुत बड़ा रोल है और प्रॉफिट जो है उनके साथ शेयर करना चाहिए। ये जो सरप्लस वैल्यू की वजह से आप रख लेते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं वेजेस के नाम पे, यू गिव देम पीनट्स एंड यू एक्सप्लॉइट देम। दिस इज व्हाट मार्क्स वाज सेइंग। तो अभी तक हमने क्या सीखा? एंशिएंट में कुछ अलग चीज़ें थी, एथिक्स, मोरालिटी। मेडिएवल में रिलीजन, सोसाइटी, उसके बाद मर्केंटलिज्म, उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि नियो लिबरल इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये तीसरा है दूसरे में। द सेकेंड वन इज मार्क्सियन इकोनॉमिक्स। तीसरा है नियो क्लासिकल या इसे नियो लिबरल या ऑस्ट्रियन स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में रहने वाले कुछ इकोनॉमिस्ट्स या फिलोसोफर्स इस स्कूल ऑफ थॉट से, इस विचारधारा से प्रेरित थे और इस विचारधारा को प्रोपिगेट करते थे, इसलिए इसे हम ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। नियो क्लासिकल क्या कहता है कि इनविजिबल हैंड इज ओके, बट देर इज समथिंग नोन एज सप्लाई एंड डिमांड। ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके जीवन, इकोनॉमिक्स वाले जीवन में बार बार ये शब्द आपको दिखाई देने वाले हैं। कौन कहता है इस बात को? कहता है नियो क्लासिकल। कहता है सप्लाई है, डिमांड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और अगर बैलेंस कर दिया किसी इकोनॉमी में, किसी सोसाइटी में, तो सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। प्रोड्यूसर्स जो कि सप्लाई करते हैं और कंज्यूमर्स जिनका डिमांड होता है, इन दोनों की ज़िंदगी मज़े में कटेगी। कब? जब इन दोनों के बीच में देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। There has to be a balance between supply and demand, and things are going to get better in every society, in every country. इसके साथ साथ दो तीन और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो बात कर लिया हमने। बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये कहते हैं कि डिमांड ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर्स, मुझे एक पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दूसरे पिज़्ज़े में भी उतना ही मज़ा आएगा। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं चीज़ों को, वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है उस सामान को लेके, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मैं बाजार में गया, मैंने एक पेन खरीद लिया, आई वॉज डिमांडिंग अ पेन, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट दिस। ठीक है, कल को आप मेरे लिए एक पेन लेके आए, वो भी रख लूंगा, मैं, अच्छा लगेगा। कल को आप कोई और मेरे लिए एक पेन लेके आए, वो भी रख लूंगा। लेकिन आप समझिए कि जितनी यूटिलिटी मेरे लिए पहले पेन की थी, उतने दूसरे की नहीं थी, उससे कम थी, तीसरे की उससे भी कम थी। अब 100 लोग मेरे लिए पेन लेके आ जाएं, तो मैं आपके उस जेस्चर को अप्रिशिएट कर सकता हूं, बट आई won't have that amount of utility for the 100th pen that I get। ठीक है, तो पहले पेन में मुझे यूटिलिटी मिली, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे 100वें पेन में नहीं मिलेगा। वो भी बात करता है कौन? ये स्कूल ऑफ थॉट विच इज़ नियो क्लासिकल। इसके एक प्रोपोनेंट हैं जिनका नाम आप याद रखिए, उनका नाम है फ्रेडरिक हायक। फ्रेडरिक हायक, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं बहुत चीज़ों को समझने में। 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, और ये कहते हैं कि फ्री मार्केट होना चाहिए, अच्छी बात है, डिमांड सप्लाई पे गौर किया जाना चाहिए, और जो चीज़ें हैं और इंडिविजुअल का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये कहते हैं। क्या क्या सीखा हमने? एंशिएंट, एथिक्स, मोरालिटी, मेडिएवल, रिलीजन, सोसाइटी, बार्टर सिस्टम, मर्केंटलिज्म द थर्ड पार्ट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल या नियो लिबरल, ऑस्ट्रियन भी कहते हैं इसको, और इसके जो चीफ प्रोपोनेंट हैं और भी लोग हैं, ये, जबकि ये थोड़े बाद में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याति, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेडरिक हायक हैं, नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके आगे बढ़ें तो हमें दिखाई देगा द ऑल टाइम फेवरेट ऑफ द कंट्रीज राइट नाउ इन द वर्ल्ड। आप समझे एक बात को, 1929 में द वर्ल्ड सफर्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। दुनिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब कि डिमांड क्रैश कर गई। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रोज। आप समझेंगे इस चीज़ को आगे जब हम इकोनॉमिक्स में, कि जब भी डिमांड नीचे जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? मान लेते हैं मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, पेन
और मैं सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं और मेरे क्लास के बच्चे सब लोग पेन खरीदने जाते थे। अचानक से पेन के डिमांड कम हो गए। तो पेन की फैक्ट्री में 10 मजदूर थे, 10 लेबर थे, 10 टेक्नीशियंस थे, 10 में से 5 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि जब पेन बिक नहीं रहा तो मैं टेक्नीशियंस को रख के, वर्कर्स को रख के करूँगा। व्हेनेवर देयर इज क्रैश इन डिमांड देयर विल ऑलवेज बी अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। यही हुआ 1929 में। इसे हम इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। और 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स आते हैं और वो कहते हैं कि वी शुड वर्क ऑन एग्रीगेट डिमांड, वी शुड वर्क ऑन एग्रीगेट डिमांड। आप समझिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सबको बराबर में बांटना चाहिए और ये बांटने का काम एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। नियो लिबरल कहते हैं कि भाई सरकार तो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट should intervene. And why does the government and why should the government intervene? The government should intervene because the government should intervene to raise aggregate demand. Aggregate demand को बढ़ाने के लिए to raise the aggregate demand the government should intervene. सरकार को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। कुछ नहीं समझ आ रहा, कंस्ट्रक्ट रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस। कंस्ट्रक्शन में जो बच्चे, जो लड़के, जो औरतें काम करेंगे वो जाके हेल्प करेंगे किसे? ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर वाले के पास पैसे आएंगे, ही विल गो एंड बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी वालों के पास पैसे आएंगे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल में एजुकेशन फीस देंगे। एंड दिस साइकिल विल स्टार्ट टिकिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच जॉन मेनार्ड कीन्स प्रपोजेस इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। आपको इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बस मैं यहाँ लिख दूं ताकि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स, आपकी देश में प्रोडक्टिविटी या डिमांड हमेशा इस तरीके से चलता है। तो जब आपका डिमांड नीचे है आपके देश में, तो ये सरकारों को कहते हैं कि जब व्हेन द डिमांड, द प्राइवेट कंजम्पशन इज गोइंग डाउन, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड गो अप। और जो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ जाए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी स्लैश्ड। मतलब क्या है? काउंटर साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब जो जिस साइकिल में चल रहा है। मतलब अगर आप लोग डिमांड कर रहे हैं, पीपल आर डिमांडिंग, तो व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? ये अगर सरकार है, सरकार को इसका उल्टा चलना चाहिए। अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं तो सरकार को डिमांड क्रिएट करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज नोन एज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन ग्रेट डिटेल, डू नॉट वरी। It is just a class where you are being familiar with all these schools of thought. All-time hero, the favorite of every government today, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये नाम याद रखिए, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। मिल्टन फ्रीडमैन, इनका कहना है डिमांड से कुछ नहीं होता। डिमांड होता है, होता होगा, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है मॉनेटरिज्म। इसका मतलब कंट्रोल द मनी इन द इकोनॉमी। कंट्रोल द मनी इन द इकोनॉमी। कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल द मनी फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक्स। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक्स। भारत देश में आरबीआई ये काम करती है कि बाजार में जितना पैसा है उसे कंट्रोल किया जाए। बाजार के पैसे को कंट्रोल करें, उससे आपके इकोनॉमी की हालत सुधर सकती है। मॉनिटरिज्म। इसके बाद हम आएंगे सप्लाई साइड थियरी। इसमें कहते हैं डिमांड की बात रखें उसे। मिल्टन फ्रीडमैन जो कह रहे हैं मनी को कंट्रोल किया जाए, मनी के फ्लो को, उसे वो सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो है सप्लाई साइड। सप्लाई बढ़ाएं, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई बढ़ाएं और टैक्स को काटें और टैक्स को नीचे लाएं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाएं। और इस तरीके की विचारधारा से दो लोग बहुत प्रभावित थे। उन दो लोगों का नाम था रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन, ये यूके में थी महिला, रोनाल्ड रीगन यूएस में थे, और इन दोनों ने अपनी भी पॉलिसीज चलाई और इनकी पॉलिसीज को हम थैचरिज्म और रीगनॉमिक्स कहते हैं। इनकी पॉलिसीज में था कि विश्व का व्यापार बढ़े, आपसी तालमेल बढ़े,
लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करें। द वर्ल्ड शुड बी अ ग्लोबल विलेज, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, ग्लोबलाइजेशन की बात किया। और इसके साथ साथ ये दोनों सप्लाई साइड को मानते थे। ये दोनों कहते थे कि सप्लाई साइड थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ गुड थ्योरी, जहाँ पे हम टैक्स काटेंगे और सप्लाईज बढ़ाएंगे। ठीक है, दिक्कत हुई इससे, क्या दिक्कत हुई हम बाद में समझेंगे। जस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर अ बिट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट, द कंट्रीज वेंट इनटू सीवियर डेफिसिट्स। आप सप्लाई बढ़ा दिया आपने, पैसे लगा दिया आपने, अपने खरीदार नहीं मिला आपको, क्या हुआ, आपके पैसे डूबे, आप डेफिसिट में चले गए। टैक्स काट दिया आपने, तो जो राजस्व आपके पास आता है, जो रेवेन्यू, द रेवेन्यू विच कम्स टू यू हैज आल्सो गॉन डाउन, एंड दिस अगेन लीड्स टू डेफिसिट्स, एंड दिस आल्सो लीड्स टू इनइक्वालिटी। सो देयर वर अदर फैक्टर्स दैट वर रनिंग। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्टिव रिकॉल। आफ्टर एवरी 10-12 मिनट्स you have to go back and you have to recall what have you learned till now. पहली बात, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी मैनेजमेंट है। स्कैरसिटी क्यों है? क्योंकि अनलिमिटेड नीड्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। एंशियंट टाइम्स में ओइकोनोमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड इनटू एथिक्स एंड मोरालिटी। मेडिवल टाइम्स में एम्बेडेड इनटू रिलीजन एंड सोसाइटी और बार्टर सिस्टम, मर्केंटलिज्म। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और नियो क्लासिकल के बाद कीनीशियन इकोनॉमिक्स, राइट, जॉन मेनार्ड कीन्स। उसके बाद आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, जो मॉनिटरिज्म लेके आते हैं। कहते हैं कि कीन्स वो बता रहे हैं डिमांड के बारे में, डिमांड के बारे में सही तो है, पर हम मॉनिटरिज्म, पैसे को कंट्रोल करते हैं। और वो क्यों वो बता रहे थे, एक ऑयल शॉक हुआ एक बार 1973 में, इसी के बाद फ्रीडमैन जो है वो पॉपुलर हो गए। 1980s में सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, और इसके साथ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर दो देश के प्रीमियर, दो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कहा कि हम भी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के हिमायती हैं, हम उसे सपोर्ट करते हैं, और इनकी अपनी पॉलिसीज को हम थैचरिज्म और इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद एक बहुत मेजर शिफ्ट है इकोनॉमिक्स में, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। लोग कहते हैं आप लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, बट हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू मेक मनी, हु हैव बीन लेफ्ट, हु हैव बीन ट्रेलिंग, जो पीछे छूट गए हैं, उनके लिए क्या आपने कभी सोचा? ये जो तीन चेहरे आप देख रहे हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि ये तीनों हमारे इसी भूभाग, हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जुड़े लोग हैं। अमर्त्य सेन, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स और कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं, लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ानी जरूरी है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना जरूरी है। अब बस पैसे, पैसा पैसा, वेल्थ क्रिएशन, डिमांड बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, ये सब चीज़ों से बहुत एक बड़ा तबका है जो पीछे छूट जाता है। इन साहब का नाम महबूब उल हक है। ही हैज़ बीन फिनोमिनल, ही हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन हिज कंट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप पढ़ते होंगे, भारत का रैंक इतना उतना यहाँ वहाँ, इनका नाम महबूब उल हक है। इनका नाम, हिज नेम इज महबूब उल हक। ही इज आवर ओन अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आप पहचानते होंगे, मेरी उम्मीद है आपसे। इन साहब का नाम, इनको आज हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। इनका नाम यूनुस, मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश का जो ब्रैक इज बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी, इसके पीछे जो दिमाग है, जो मेहनत है, वो डॉक्टर यूनुस का है। इसके साथ साथ एक और चीज लेके आए कि छोटे लोगों को जो लघु उद्योग करना चाहते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कि प्रॉपर्टी दिखा के बड़ा लोन ले लिया 10,000 करोड़ रुपए का, उनको वो क्या करे लघु उद्योगों के लिए। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में जो किया है, वो पूरे विश्व में शायद ही कोई कर पाया है, माइक्रो फाइनेंस। और इसके साथ साथ एक बैंक की स्थापना की, जिसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक कहते हैं, और ही इज द चैंपियन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ये तीनों डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज गुड, बट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। If anyone is being left behind, the government should do something to pull them up. ठीक है, आगे बढ़े बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। रिचर्ड थेलर, इंडिया में 2019-20 में इनकी बहुत बातें की गई, इकोनॉमिक सर्वे में भी इनकी चर्चा हुई। रिचर्ड थेलर का कहना है इकोनॉमिक्स इज नॉट रैशनल, प्लीज इकोनॉमिक्स पीपल डोंट मेक रैशनल डिसीजंस, पीपल मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, people make decisions because they are emotionally aligned to something and they are not emotionally aligned to others.
आप बाजार में जाते हैं, 999 रुपए का प्राइस टैग, ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। आप जब देखते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। आप जब होटल्स में जाते हैं और टॉवल पे लिखा होता है कि 80% विजिटर्स रीयूज दिस टॉवल, रीयूज द टॉवल, ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए रिचर्ड थेलर की इस थियरी को, बिहेवियर इकोनॉमिक्स को, हम नज यूनिट्स कहते हैं। ये आपको नज करता है, आपके साइकोलॉजी से खेलता है, और लोगों की साइकोलॉजी से जब खेला जाए, वो उसी तरीके से किसी मार्केट में कंज्यूमर्स बिहेव in a certain manner. Why? Because they are psychologically aligned to behave in that manner. वो एक रैशनल डिसीजन कि भाई मुझे इतना पैसा में इतना ही चाहिए, तो मैं ये क्यों लूं। आपने सुना होगा बाय 2 गेट 1, लोग दौड़ गए। बाय 1 गेट 1 में तो पूरा सम पूरा आई मीन द एंटायर सिटी इज एट द स्टोर। 999, चलो 1000 तो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। अब जो चर्चा है आज के युग में, वो ग्रीन इकोनॉमिक्स की चर्चा है। अब आपने बहुत चीज़ें कर ली, आपने इंडस्ट्रीज बना लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोल दिए, आपने फैक्ट्रियाँ चला दी, यू हैव बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर, बट व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट? इस बात को लेके गहन चिंतन, गहन अध्ययन और बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। इस पूरे चीज़ को हम एक साथ ग्रीन इकोनॉमिक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेयर वेयर इन्वायरमेंट is given due importance। ठीक, where environment is given due importance। इसके साथ साथ अब एक नए तरीके की मर्केंटलिज्म, आप जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, वी विल नॉट अलाउ गुड्स टू कम इनटू द मार्केट, वी विल ओनली एक्सपोर्ट टू योर कंट्री, वी आर पुटिंग दिस मच टैरिफ, आपका सामान अगर हमारे देश में घुसा, उस वहीं पे हम 500% टैरिफ लगाएंगे। ये नए तरीके का वानिकवाद है, ये नियो मर्केंटलिज्म है, जिसे हम प्रोटेक्शनिज्म भी के तौर पे भी देख सकते हैं, जिसे हम ट्रेड वॉर के तौर पे देख सकते हैं, टैरिफ वॉर के तौर पे देख सकते हैं, या करेंसी वॉर की तरह। करेंसी वॉर का मतलब आप जानबूझ के अपने करेंसी को कम डीवैल्यू करके रखते हैं। बात होगी करेंसीज पे, एक्सचेंज पे। इस क्लास के लिए बस इतना ही समझे कि करेंसी को लेके भी वॉर चलता है। और ये सब क्यों है? इसका एक ही मकसद है, इसका मकसद है द एक्सपोर्ट्स शुड गो अप, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े। वही बात जो 16वीं शताब्दी में हो रही थी मर्केंटलिज्म की। अब तो हम फिजिकली एक दूसरे पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली आक्रमण कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट जाएंगे आपके पास, पर आपके सामान हम नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो आपको इतना विवश कर देंगे कि टैरिफ लगा के या कोई और क्लॉजेस लगा के कि आप अपना सामान बेच ही ना पाए। एक बड़ी चर्चा है जिसे हम जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। दिस इज समथिंग जो मैं अगर एक लाइन में बोलूं, दिस इज एंटी ग्लोबलाइजेशन, एंटी एसिमिलेशन ऑफ कंट्रीज टुगेदर। ग्लोबलाइजेशन के विपरीत धारा में बहती हुई चीज को मैं जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन कहता हूं। अब इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हमें यह समझना है कि हम किसे माने, भारत में हम किसे माने। क्या हम एंशियंट टाइम्स में इस्तेमाल किया जाने वाला एथिक्स को माने, मोरालिटी माने, सोसाइटी में इकोनॉमी कैसे रहता है, कैसे इम्बेड होता है उसे माने, रिलीजन को माने, मर्केंटलिज्म जिसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात होती है उसे माने, एडम स्मिथ को माने, जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, जो फ्री मार्केट की बात करते हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, या फिर मार्क्स को माने जो कहते हैं फ्री मार्केट की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर नियो क्लासिकल्स को माने, नियो लिबरल्स को। कौन है इसमें? फ्रेडरिक हायक, जो कहते हैं कि डिमांड सप्लाई ही सब कुछ है, डिमांड एंड सप्लाई।
यहाँ हम जॉन मेनार्ड कीन्स को माने, जिसका कहना है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, और कौन बढ़ाए? सरकार बढ़ाए। या हम मिल्टन फ्रीडमैन को माने, जो कहती है कि एक संस्थान ऐसी होनी चाहिए जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, मॉनिटरिज्म की बात करते हैं। या हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करें, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करें, जिसमें थैचर एंड रीगोनॉमिक्स है। या जो नया वानिकवाद चल रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ पहले डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माने अमर्त्य सेन की माने, महबूब उल हक की माने, या यूनुस साहब की माने। या जो नया वानिकवाद, जो नए तरीके का मर्केंटलिज्म चल रहा है, नियो मर्केंटलिज्म, उसकी माने। यहाँ मैं ग्लोबलाइजेशन भी लिखता हूँ। या ग्रीन इकोनॉमिक्स की माने कि हमें एनवायरनमेंट का ध्यान देना जरूरी है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी की बात करनी जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी की बात करनी जरूरी है। किस चीज को माने? अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे, मैं इन सब को मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया। ये सब अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, कोई तीसरी तरफ जा रहा है। और आप अगर ध्यान से सोचें तो हम इन सब का जो बेस्ट एलिमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी स्कूल्स ऑफ थॉट इन इंडिया। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक तरीका है, एक तरकीब है, एक नुस्खा है। नुस्खा कैसा हो? ऐसा हो कि ऐसा हो कि ऐसा हो, मार्क्स वाला हो कि फ्रेडरिक वाला हो, कि थैचर वाला हो कि ट्रंप वाला हो, कौन सा नुस्खा अच्छा है? हम इन सब नुस्खों की जो अच्छी चीजें हैं उसे इस्तेमाल करके भारत में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो सेंट्रल क्वेश्चन है, 4 की क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, 4 जो सवाल हैं, वो 4 सवाल यही है कि सरकार के बारे में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट, कौन सी विचारधारा क्या कहती है, सरकार का कितना रोल हो, सरकार को क्या करना चाहिए, सप्लाई को करे कंट्रोल, डिमांड को करे बढ़ाए, मॉनिटरिज्म करे, फ्री छोड़ दे, एक्सट्रीम कंट्रोल कर दे, मर्केंटलिज्म पे उतर जाए, टैरिफ लगा दे। तो आप देखेंगे कि हर स्कूल ऑफ थॉट इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल? आम जनता, हम जैसे लोग क्या करें? वाई डू दे प्रपोज, व्हाट डू दे प्रपोज इन इकोनॉमिक क्राइसिस? अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान क्या कहते हैं, इन्हीं पे मतभेद है। व्हाट इज द की टू ए वेल्दियर हैप्पियर इकोनॉमी? क्या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से लोग खुश होंगे? क्या ग्रीन इकोनॉमिक्स से लोग खुश होंगे? एडम स्मिथ की बात सुन के लोग खुश होंगे? जॉन मेनार्ड कीन्स की सुन के खुश होंगे? किसकी बात सुनकर खुश होंगे? ये क्या मार्क्सवाद आने से खुशहाली आ जाएगी? यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, और उस स्कूल ऑफ थॉट ने इस सब्जेक्ट को इवॉल्व करने में मदद की है। क्यों है इतने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, और इकोनॉमिक्स में क्यों ऐसा होता है कि लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है, चिदम्बरम की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी थी, प्रणब मुखर्जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी थी, इंदिरा गांधी की अच्छी थी, वीपी सिंह को लोग इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत उम्दा मानते हैं, नरसिम्हा राव को नरसिम्हानोमिक्स बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट मानते हैं 1991 को। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसी विधा है जिसमें कुछ भी प्रूव करना बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ह्यूमंस। मैं आज कहता हूं कि मैं एक इकोनॉमिक थ्योरी लेके आता हूं। अब वो इकोनॉमिक थ्योरी मैं अपने साथ 5 दोस्तों को बताता हूं, और मेरे दोस्त हैं, हो सकता है मैंने कोई अच्छी बात भी कर दी तो वो मेरी बात मान ले।
लेकिन वो इकोनॉमिक थियरी से मेरे देश का भला होगा, इसे प्रूव करने के लिए मुझे वो देश पे लागू करना पड़ेगा। चल गया तो बढ़िया, ना चला तो एक देश को ले डूबा मैं। The most difficult thing that comes up in this particular subject is you will not be able to negate one theory. आप एक theory को negate नहीं कर पाएंगे। यूएस कहता है वेनेजुएला गलत है, वेनेजुएला कहता है यूएस गलत है, यूएस कहता है यूरोपियन यूनियन भी गलत है, यूरोपियन यूनियन तो कहता है साउथ एशियन कंट्रीज गलत है, पूरी दुनिया कहती है चाइना गलत है। कौन सही है? इस बात को अगर ध्यान से सोचे तो इस बात का जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग थियरी आपस में एक दूसरे से डिफर करती हैं, और दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म साइंस लाइक फिजिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड। न्यूटन का लॉ, body at rest is at rest until unless an unbalanced force acts on it, is true because it can be experiment on a body. एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे आप इकोनॉमिक्स की? सबसे कठिन, सबसे जटिल, इसीलिए फ्रिंज चीजें भी चल जाती हैं इकोनॉमिक्स, इसीलिए स्टॉक मार्केट के गुरु भी बैठ जाते हैं यूट्यूब, उनकी भी अपनी थियरी है। आपको अगर उनको गलत प्रूफ करना है तो अपने पैसे लगाएं और देखें पैसों को डूबता हुआ। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्टेन कि हम यही थियरी मानते हैं या वो थियरी गलत है। वो थियरी गलत है, उसको प्रूफ करने के लिए थ्योरी का इस्तेमाल करें जरा देश। डीमोनेटाइजेशन ऑन पेपर लुक्स वेरी गुड, अगर मुझे विश्वास हो जाए कि अच्छा ही है और मैंने देश में लगाया भी था, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए दैट इज व्हाई इट इज साइंस कहने से बचें। आप इसे ह्यूमैनिटीज में रखें तो ज्यादा अच्छा है। साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी कब आती है? जब इंपीरिकल एविडेंसेस हो कि हाँ मैंने एक थियरी बनाई, एक हाइपोथेसिस लाया, उसे अप्लाई किया और कुछ हो गया अच्छा, और जो मैं बोल रहा था वो सत्य हो गया। अगर मैं मान लूं आज की सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ही अच्छा है और पूरे देश में आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड आई अप्लाई सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, आई कट टैक्सेस, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई हैव doomed an entire country. I cannot take that. I cannot just afford to do that. But बहुत देशों ने किया, कुछ के पास अच्छी भी रिजल्ट्स आए। Who will take that risk? And that is why it is very important to be prudent when you come to economic policy. आपको हर थॉट का अच्छा, जो प्रूवन चीजें हैं, जो अच्छे एलिमेंट्स हैं, उसे उठाएं और इकोनॉमिक्स करें। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वही एक्सरसाइज है कि हम अपने लोगों का भला कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, उनकी स्कैरसिटी कम कर रहे हैं, उनका वेलबींग बढ़ा रहे हैं। This is what is economics. So why the question is why are there so many different schools of thought? अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं जब तक एक्सपेरिमेंटल इंपीरिकल एविडेंसेस ना हो? फाउंडेशन क्वेश्चन, अनआंसरेबल क्वेश्चन। फाउंडेशन ही अनआंसरेबल है कि कैसे मैनेज करें। हर का अपना तरीका है। मार्क्स कुछ कहता है, स्मिथ साहब कुछ कहते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स का कुछ और कहना है। This is what is I was talking about. इकोनॉमिक थॉट्स आर वेरी हार्ड टू बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। आपने कहीं सुना कि यहाँ पे आप पैसे लगाएंगे तो वो कंपाउंडिंग होके 12.5% से 22.5%, उसके बाद 28.5%, आपने सारे पैसे लगा दिए। अगर वो थियरी गलत प्रूव हो गई, अगर आपके पैसे डूब गए, कैन यू टेक दैट रिस्क? द पॉइंट इज दिस, दैट इज वाई कैनॉट डिस्प्रूव, कैनॉट जस्ट डिस्प्रूव, एंड दैट इज वाई दुनिया में बहुत इकोनॉमिक्स चलते रहते हैं। उनसे भी थोड़ा बचें। किसी को बहुत, मैं मार्क्सवादी हूँ, मैं कीन्सवादी हूँ, मैं फ्रीडमैनवादी हूँ, इससे भी बचें। इकोनॉमिक्स इज समथिंग दैट वी ऑल फील डे इन डे आउट। हम रोज इकोनॉमिक्स फील करते हैं और इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम कोई डिसीजन लें तो सब चीज़ों को नाप के तौल के लें। इकोनॉमिक्स क्या है आपने समझ लिया। इज अ वे एज सिंपली, एकदम शॉर्ट में, मैनेज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी है, उसको मैनेज करने का एक तरीका है, एज सिंपल एज दैट। अर्थशास्त्र ये एक शास्त्र है। क्या शास्त्र है? अर्थशास्त्र है। एक शास्त्र है जिसकी मदद से हम कमी को, तंगी को मैनेज करते हैं, स्कैरसिटी को। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी है वेयर पीपल, वेयर प्रोड्यूसर्स, आई विल से प्रोड्यूसर्स, traders and consumers
come and exchange goods and services. इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक विधा है, एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, एक नुस्खा है, एक तरकीब है। इकोनॉमी इज द एक्चुअल एक्टिविटी। ये असल में जो आप करते हैं वो इकोनॉमी है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलते। इकोनॉमिक्स तो सर्वव्यापी है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स कुछ नहीं हो सकता, इंडियन इकोनॉमी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो का मतलब ये ब्रॉड लेवल पे है, जो इम्पैक्ट करती है, जैसे इन्फ्लेशन, बाजार में दाम बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पॉवर्टी, जैसे ग्रोथ रेट। तो जब हम ब्रॉड स्केल में चीज़ों के बारे में बात करते हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, जब हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, तो हम माइक्रो की बात करते हैं। ध्यान रहे, ये दोनों कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पूरे देश को भी impacts the entire country and also impacts an individual। तो हम यूनिट की भी बात कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल पे भी बात कर रहे हैं। तो दीज आर आई मीन फ्लूइड, थोड़ा इधर उधर, ये इसको इम्पैक्ट करता है, ये इसको भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट, इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वीडियो देखने से आपका सब्जेक्ट के प्रति रुचि और आपके सब्जेक्ट के प्रति फेमिलियरिटी बढ़ेगी। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स तो आप समझ गए, कौन कौन सी थियोरी का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप समझ गए। अब हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई होती है, पीजी भी करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। क्या आपको उतना पढ़ना है, या पहले हम वो दायरा बना लें, वो दायरा बना ले कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, दीज आर माई बाउंड्रीज, एंड देन वी विल चेक हाउ डीप we can go into that. That will totally depend upon the syllabus that the UPSC or your State Service Commission prescribes for you and the previous year questions what they have asked. These two will be the guiding light. ये दोनों का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि अब हम सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये समझ विकसित करने में आपकी भरपूर मदद करेगी। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, स्टडी प्लेक्सिटी IAS, जिस पे रेगुलर अपडेट्स आने लगे हैं।